हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फेडरलिज्म के बारे में, जिसको हम लोग संघवाद कहते हैं। तो फेडरलिज्म क्या है, संघवाद क्या है और संघवाद के गुण कौन-कौन से हैं, मीन्स की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है फेडरलिज्म। आखिर फेडरलिज्म है क्या, संघवाद क्या है? तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली ये गवर्नमेंट का सिस्टम है जो कि कंट्री अडॉप्ट करती है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो फेडरलिज्म एक वैसा ही सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर जो होता है, शक्ति जो होता है, वो बटा हुआ होता है किन के बीच में? सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। मतलब कि अगर कोई कंट्री है तो वहाँ जो सेंट्रल अथॉरिटी है, सेंट्रल केंद्र पे जिसके हाथ में सत्ता है, उनके बीच में। और अगर उस कंट्री का जो छोटे-छोटे पार्ट्स हैं या फिर अगर राज्य हो सकते हैं, तो उनके बीच में जो पावर जो है वो डिवाइडेड होती है। तो अगर कोई कंट्री फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट की हुई है, तो वहाँ बेसिकली 2 स्तरीय सरकार देखे जाते हैं, यानी 2 स्तरीय सरकार का गठन होता है। यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, यानी पूरा देश के लिए एक सरकार, जिसको हम लोग केंद्र सरकार के नाम से जानते हैं आमतौर पे। और दूसरा जो सरकार होती है वो स्टेट लेवल पे, यानी प्रोविंसेस लेवल पे। ठीक है, जो कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जो दिन प्रतिदिन जो प्रशासन का जो कार्य है राज्य में, उनका देखभाल करती है। और जो केंद्र लेवल पे जो सरकार है, उनका काम बेसिकली वही रहता है जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस के दायरे में आते हैं, मतलब पूरा देश के हित में जो आता है। जैसे अगर आप एग्जांपल के तौर पे लें तो जो आर्म्ड फोर्स से रिलेटेड हो गया, या फिर देश के जो टेरिटरी है उसको कैसे सिक्योर किया जाए, उससे रिलेटेड हो गया। फॉरेन अफेयर्स हो गए, मतलब कौन से देश के साथ हमारा कैसा रिलेशन होगा, तो उन सभी में स्टेट की भागीदारिता नहीं होगी। उन सभी में केंद्र सरकार काम पे आएगा। ठीक है, केंद्र सरकार उन सभी सब्जेक्ट पे काम करता है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि फेडरलिज्म आखिर है क्या। तो फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो कंट्री अडॉप्ट करती है। तो अडॉप्ट करने के बाद जो पावर जो होता है वो डिवाइड होता है इनके बीच में, सेंट्रल लेवल के अथॉरिटी के बीच में, और जो कंट्री का जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट है, स्टेट हो सकता है, ठीक है, उनके बीच में जो पावर जो है वो डिवाइड होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टार्ट होने वाला है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब हमने देख लिया कि फेडरलिज्म क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं कि फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या हैं, संघवाद के गुण क्या क्या हैं। सबसे पहला गुण है संघवाद का कि देर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम लोग टीएस के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कोई एक कंट्री में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो फॉलो हो रही है, तो उस कंट्री में 100% लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो होगा वो एक से ज़्यादा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल मेंशन किया है इंडिया का, कि अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में 3 लेवल के सरकार पाए जाते हैं। कौन-कौन से? सबसे पहला जो लेवल है वो सेंट्रल लेवल पे है। सेंट्रल लेवल पे कौन सा सरकार होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा होता है स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरा है हमारा लोकल लेवल, यानी स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में आ जाती है म्युनिसिपैलिटी, जो कि टाउन में वर्क करती है। और दूसरा हमारा ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो कि गाँव में वर्क करती है। ठीक है, यानी इंडिया में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है फॉलो होता है। तो इंडिया में हमें एक से ज़्यादा सरकार के स्तर देखने को मिलते हैं, जैसे 3 स्तर हमें भारत में देखने को मिलते हैं। तो ये जो पहला गुण है संघवाद का, फर्स्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म, वो आपको इंडिया के एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। हमारा नेक्स्ट फीचर है डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट और डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टीयर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंट लेवल है, डिफरेंट स्तर है, विभिन्न स्तर है जो सरकार का, वो गवर्न तो करती है, मतलब रूल तो करती है सेम ही नागरिक को। मतलब जो जैसे बिहार का जो नागरिक होगा वो भारत का भी नागरिक होगा, बट उनका जो जुरिस्डिक्शन है, मतलब उनका जो कार्य क्षेत्र है, वो सीमित होता है। जैसे मान लिया जाए कि बिहार जो है, अगर बिहार गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है तो वो सिर्फ बिहार के सिटीजन पे ही लागू होगा। ठीक है, वो दिल्ली के सिटीजन पे लागू नहीं होगा। लेकिन अगर केंद्र सरकार लॉ बनाती है तो वो पूरा भारत के लोगों पे लागू होगा। मीन्स केंद्र सरकार का जुरिस्डिक्शन ऑल ओवर इंडिया है, बट अगर बिहार गवर्नमेंट की बात किया जाए तो उनका जुरिस्डिक्शन ओनली बिहार राज्य तक ही सीमित है। ठीक है, तो हर
जो स्तर है सरकार का, उनका अपना जुरिस्डिक्शन है कानून का, टैक्सेशन का और प्रशासन का। मतलब बिहार गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ बिहार के लोगों पे ही टैक्सेशन कर सकती है, टैक्स लगा सकती है, ना कि दिल्ली के लोगों पे। ठीक है, तो इनका एक जो जुरिस्डिक्शन है, कार्य क्षेत्र है, वो सीमित है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट फीचर है फेडरलिज्म का कि द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि वो जो कार्य क्षेत्र है किसी भी पर्टिकुलर राज्य का, वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट में सिर्फ स्पेसिफाइड नहीं किया है, बल्कि वो हमारे संविधान में ही वैसा दिया गया है कि बिहार राज्य का जो सरकार है, यानी राज्य सरकार ऑफ बिहार, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, उनका जो लेजिस्लेशन या टैक्सेशन का जो दायरा है वो सिर्फ बिहार के लोगों तक ही सीमित है, ना कि दिल्ली के लोगों तक मतलब एक्सटेंड हो जाएगा। ये हमारे संविधान में ही ये प्रावधान दिया गया है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे अपना कोई कानून बनाई है, ये संविधान में ही दिया गया। ठीक है, सो द एग्जिस्टेंस एंड द ऑथोरिटी ऑफ ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। मतलब कि एग्जिस्टेंस मतलब कि किसी एक राज्य स्तरीय सरकार का एग्जिस्ट करना, वो कॉन्स्टिट्यूशनली ही ग्रांट किया गया है, मतलब संविधान में उसको उसके लिए प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कानून नहीं चलता है। हमारा नेक्स्ट फीचर है फेडरलिज्म का कि द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंडामेंटल प्रोविजंस है हमारे संविधान के, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, तो ये सभी जो फंडामेंटल राइट हमारे जितने भी हो गए, उन सभी में अगर संशोधन कभी अगर किया जाए तो वो सिर्फ एक स्तरीय सरकार के कहने से संभव नहीं हो जाएगा। मतलब कि यूनिलेटरली चेंज नहीं कर सकते आप उसको किसी एक स्तरीय सरकार के कहने पे। उसके लिए जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें कि फॉर द अमेंडमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाता है हमारा फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, जो फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो अगर इन सभी फीचर्स में अगर कभी संशोधन का बात आता है तो उसके लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में। उसके अलावा रेटिफिकेशन ऑफ द मोर देन हाफ ऑफ स्टेट, मतलब कि अगर 28 राज्य हैं तो उनमें से कम 15 राज्य का सहमति होना चाहिए, तभी वो फंडामेंटल प्रोविजन जो है वो चेंज होगा। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि सिर्फ केंद्र सरकार यानी पार्लियामेंट के कहने से चेंज नहीं हो जा रहा है, पार्लियामेंट प्लस रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ स्टेट, यानी पार्लियामेंट यानी सेंट्रल का जो बॉडी है प्लस स्टेट गवर्नमेंट भी। ठीक है, तो यहाँ से हमको जाहिर सी देखने को मिल रहा है कि ये बायलेटरली चेंज हो रहा है बाय मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, नॉट यूनिलेटरली। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। नेक्स्ट फीचर है हमारा कि कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि जो हमारी जुडिशरी है, जो डिफरेंट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोकल कोर्ट्स हो गए, तो कोर्ट के पास ये पावर है संविधान को इंटरप्रेट करने का, मतलब देखने का कि जो लॉ पास किए गए हैं वो संविधान के दायरे में हैं या नहीं। अगर नहीं है तो उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का उनके पास पावर है, और ये पावर आता है जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत। ठीक है, तो कोर्ट के पास ये पावर दिए गए हैं। और जो हाईएस्ट कोर्ट है वो बेसिकली अंपायर की तरह एक्ट करता है। कब अंपायर की तरह काम करेगा? जब डिस्प्यूट अराइज हो जाता है सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के बीच में। जैसे जो कंकरेंट लिस्ट का जो प्रावधान है, जिस पे दोनों लॉ बना सकते हैं, स्टेट भी बना सकती है और सेंटर भी बना सकती है। तो होता है कभी कभी कि वो सब्जेक्ट पे स्टेट भी कानून बना दिया, सेंटर भी कानून बना दिया, तो उस केस में जो डिस्प्यूट होने के चांसेस रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, वो काफ़ी हाई रहते हैं। तो उस केस में जुडिशरी जो है वो हस्तक्षेप करती है और अंपायर की तरह काम करती है, अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तब। ठीक है, नेक्स्ट फीचर हमारा है कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। मतलब कि जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, पैसा का जो सोर्स है, जैसे स्टेट के लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, जैसे डिफरेंट स्टेट जो है वो एलपीजी पे टैक्स लगाती है, तेल पे टैक्स लगाती है, डीजल पे, पेट्रोल पे। तो जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो क्लियरली स्पेसिफाइड ऑलरेडी है। ठीक है, अब ये नहीं, केंद्र सरकार दबाव नहीं बना सकते कि हाँ आप एलपीजी पे इतना ही टैक्स लगाइए, डीजल पे इतना ही टैक्स लगाइए, पेट्रोल पे इतना ही टैक्स लगाइए। ऐसा नहीं है, स्टेट अपने अनुसार, हाँ स्टेट उतना भी ज़्यादा नहीं लगा सकती है। तो स्टेट जो है वो अपने फाइनेंस मतलब सेंट्रल पे निर्भर न रहे पैसा के लिए। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान भी है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ग्रांट करने के लिए स्टेट को पावर दिया गया है कि वो अपने सोर्स ऑफ रेवेन्यू को क्लियरली अपने अंडर ले। ठीक है, इस पे सेंटर का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ठीक है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द फेडरल सिस्टम हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव। क्या क्या? कि सबसे पहले तो देश का जो यूनिटी है, एकता है, उसको प्रमोट करना, उसको प्रोत्साहित करना, प्लस उसको सुनिश्चित भी करना, ठीक है? और जितने भी रीजनल डाइवर्सिटी हैं उनको समाहित करना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का। जैसे मान लीजिए कि डिफरेंट स्टेट हैं, तो अगर मान लिया जाए कि अगर किसी भी कंट्री का जो फेडरल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो जाहिर-सी बात है कि यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी उस देश की। अगर फेडरल सिस्टम ही स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, तो वो देश को बँटने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है? तो इस एंगल से अगर हम देखें तो 2 एस्पेक्ट जो हैं बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाते हैं फेडरलिज्म के नज़रिए से। क्या-क्या? कि गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब कि जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, वो सभी सहमत रहें, ठीक है? जो पावर शेयरिंग है, जैसे अगर स्टेट को जो पावर मिला है, सेंट्रल को जो पावर मिला है, तो दोनों के बीच में सहमति होनी चाहिए कि हाँ, आपके पास इतना पावर है, ठीक है, मेरे पास इतना पावर है, ठीक है। दोनों के बीच में मतभेद नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारा जो फेडरलिज्म का जो स्पिरिट है, वो थोड़ा-सा कमज़ोर हो जाएगा। They should also trust that each would be abide by its part of the agreement. An ideal federal system has both aspect, mutual trust and agreement to live together. मतलब कि अगर एक बढ़िया अगर कोई फेडरल स्ट्रक्चर का अगर एग्जांपल है, तो उसमें म्यूचुअल ट्रस्ट भी होगा, मतलब मुझे आप पे भरोसा भी है, प्लस एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, मतलब हम लोग साथ-साथ अच्छे से रहेंगे भी। ठीक है? तो ये किसी अच्छे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का एक गुण है। जो फेडरेशन होता है, फेडरेशन बनने का भी 2 प्रकार है। पहला प्रकार है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन आखिर क्या होता है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन का अर्थ है कि जैसे पहले बहुत सारे जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट हैं, वो अलग थे, सॉवरेन थे, इंडिपेंडेंट थे। वो एक कंट्री बना सकते थे, बट उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग साथ मिलके एक कंट्री बनाएँगे। ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है कि जो पहले इंडिपेंडेंट था, आज़ाद था, जो एक कंट्री खुद बना सकता था, तो अगर जब वो साथ में आ रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अपना सॉवरेनिटी को लूज़ नहीं करेगा, अपना संप्रभुता को आसानी से नहीं दे देगा। तो इसीलिए इन सभी जो फेडरेशन जो बनते हैं, वो ट्रू फेडरेशन होते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे यूएस, तो यूएस पहले यूएस था नहीं, सब स्टेट साथ में मिले, उन्होंने म्यूचुअल एग्रीमेंट किया कि हम लोग साथ रहेंगे, हम लोग एक-दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे, तो इसी को बोलते हैं हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है? मतलब सब स्टेट ने डिसाइड किया कि हम लोग साथ मिलके एक अलग कंट्री बनाएँगे, एक अपना कंट्री बनाएँगे। और इसी के एग्ज़ाम्पल में आपको यूएस में जितने भी स्टेट हैं, उन सभी का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, बट जितने स्टेट मिल के यूनाइटेड स्टेट को बनाए हैं, उन सब का अपना अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी है। क्यों? क्योंकि वो सभी एक पहले इंडिपेंडेंट कंट्री थे। ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो जब साथ में आ रहे हैं तो अपना सोवरेनिटी को लूज़ नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई दे हैव एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू नॉट लूज़ देयर सोवरेनिटी। ठीक है? दूसरा हमारा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, मतलब कि जैसे इसका क्लासिकल एग्जांपल हो जाएगा इंडिया। मतलब कि जैसे पहले पहले इंडिया एग्जिस्ट करता था, पहले हैदराबाद या फिर गुजरात या फिर महाराष्ट्र एग्जिस्ट नहीं करता था। बिहार, झारखंड ये सब पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। पहले इंडिया एग्जिस्ट करता था और इंडिया से ये सब स्टेट जो हैं वो बने हैं। यानी इंडिया से ये जो स्टेट का जो उत्पत्ति हुआ है, वो जन्म हुआ है, वो इंडिया से हुआ है। इसीलिए ये जो इंडिया कंट्री है उन सभी को होल्ड करके रखे हुए है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है? और इसका क्लासिकल एग्जांपल हो जाएगा हमारा इंडिया। मतलब स्टेट मिल के इंडिया को नहीं बनाया, बल्कि इंडिया से स्टेट बने हैं। ठीक है? आई होप ये दोनों टाइप्स ऑफ फेडरेशन जो है वो क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा कि फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म के की फीचर्स कौन कौन से हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।